कोई हमारा पड़ोसी बड़ा ही नॉइजी हो। क्या करें अगर कोई बार बार हमारी गाड़ी के आगे, हमारे घर के आगे, हमारी गाड़ी के आगे पार्किंग लगा के चले जाता है। क्या करें अगर कोई सड़क के बीच में गाड़ी लगा देता है हमारे मोहल्ले में और हमें रोज परेशान कर रहा है। तो कुछ ही ऐसे सवालों के जवाब हम लेके आए हैं इस वीडियो में, जो कि हम कुछ लॉज के अंदर बात करेंगे जो कि हमारे डेली वर्रा के जीवन में काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। लॉ ऑफ टॉर्ट्स वो लॉज हैं जो कि हम सिविल सूट में कंसीडर करते हैं, जिसके ऊपर हम पेनल्टी डालते हैं, फाइन लगाते हैं, सजा नहीं करते। तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कुछ ऐसे लॉज आ जाते हैं जैसे कि न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, ट्रेसपास। और इसको किस तरीके से, ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास ये होता है जब कोई आपकी घर की फेंसिंग में, आपके घर की किसी बाउंड्री में, जो भी आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर, बाउंड्री के अंदर आपकी परमिशन के बगैर जब आ जाता है तो इसे कहते हैं ट्रेसपास। ये आता है काउंट होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, जिसके ऊपर आप उसके ऊपर पेनल्टी की डिमांड कर सकते हो। आप अपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर उस पर सिविल सूट फाइल कर सकते हो। उसके बाद आता है न्यूसेंस। मान लीजिए कोई आदमी आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है या फिर आपके गेट के आगे कोई रोज की रोज पार्किंग लगा के चले जाता है या जानबूझ के पार्किंग लगा देता है, तो इसे हम न्यूसेंस में काउंट करते हैं कि वो आपको अपने किसी एक्टिविटी से आपकी बाउंड्री में आए बगैर भी आपको परेशान कर रहा है। कोई रात को तेज आवाज में गाने बजाता है, वो आपकी बाउंड्री में नहीं आ रहा, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको वो परेशान कर रहा है। तो लेकिन इस केस के लिए नॉइज पॉल्यूशन एक्ट भी बना है, तो आप इसको उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें भी, उसमें भी ले जा सकते हैं, लेकिन न्यूसेंस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कंसिडर होता है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो एक और चीज आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है पब्लिक न्यूसेंस की। पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी में भी कंसिडर होता है, जबकि एक आदमी की कोई भी ऐसी एक्टिविटी की वजह से जिसमें वो किसी के घर में तो एंटर नहीं हो रहा, किसी की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में तो एंटर नहीं हो रहा, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा, लेकिन वो कुछ ऐसी गतिविधि कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे कि सारे पूरे मोहल्ले को दिक्कत हो रही है। मान लीजिए कोई आदमी आता है सड़क के बीच में गाड़ी लगा देता है जिससे कि पूरे पब्लिक का रास्ता जाम हो गया है, तो इसे हम पब्लिक न्यूसेंस में कंसिडर कर लेते हैं और ये आईपीसी के अंदर भी आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर भी आता है, जिसके ऊपर आप इसके पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की और कंज्यूमर लॉ की। मान लीजिए कोई आदमी क्या करेंगे आप अगर, क्या कहते हैं, आप जाते हैं अपने मोबाइल की, मान लीजिए आपका मोबाइल खराब हो जाता है, आप जाते हैं अपने मोबाइल दुकान पे जहाँ से आपने लिया था और वहाँ जाके आप कहते हैं कि इसकी सर्विस कर लीजिए, उसकी वारंटी अभी बची हुई है, लेकिन जो दुकान वाला है वो इसे करने से मना कर देता है। तो इस कंडीशंस में जो आता है वो आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे कि सेलर और बायर के बीच में वारंटी कार्ड जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से कंसिडर किया जाता है कि बायर और सेलर के बीच में ये डील है कि वो 1 साल के अंदर उसको सर्विस देगा, और उसे ही लॉ कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर किया जाता है। और वो अगर इसे ब्रेक करता है, वो इसे नहीं फुलफिल करता, तो इसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं इसे ही। लेकिन अगर इसका आज की डेट में शॉर्टकट पूछा जाए कि क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल सूट में चले जाएगा और एक लंबा प्रोसेस है सिविल सूट का अक्सर ही। लेकिन अगर हम इसमें शॉर्टकट की बात करें तो इसमें शॉर्टकट के लिए आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जो कि आज की डेट में बहुत ही इजी भी हो गया है, पर गवर्नमेंट इसे प्रमोट भी बहुत अच्छे से कर रही है, जिसे आप कंज्यूमर एक्ट कह सकते हैं, कंज्यूमर फॉरम में कह सकते हैं, जो कि आज की डेट में ऑनलाइन भी अब अवेलेबल हो गया है। मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ सामान खरीदते हैं, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखी थी, लेकिन वो जब आपके पास पहुंचता है तो वो उससे बिल्कुल उलट है और कंपनी उसको वापस लेने से मना कर रही है। वो कह रही है कि ये पॉलिसी के अंदर नहीं था, इसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। लेकिन कोई भी पॉलिसी ई कॉमर्स एक्ट के तहत, जब कंज्यूमर लॉ की हम बात करते हैं, तो ई कंज्यूमर एक्ट के तहत कई सारे पहले से ही गवर्नमेंट ने रूल अप्लाई कर रखे हैं, उसको वायलेट नहीं कर सकता कोई भी वो, जिससे कि आपको रिफंड देना ही, रिटर्न का पॉलिसी रखनी है, आपको उसमें सही और गलत डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, सही डिस्क्रिप्शन देना, रंग रूप आपको सही बताना है। अब इस तरीके से आपने सामान पूछ लिया था, वो भले ही उसमें कह रहे हो कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सामान आपको गलत भेज दिया है तो उन्हें वो सामान रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, जिसका एक प्रोसेस दिया गया है जो हमने दूसरी वीडियो में बात
हर एक लॉ के प्रोसेस कैसे काम करेंगे इसके बारे में हम दूसरी वीडियोस में बात करेंगे। इसमें हम बेसिकली हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि क्या क्या चीज़ हमारे पास डेली लाइफ में आते हैं और हम उन्हें किस किस तरीके से डील कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का केस देख लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में जॉब कर रहे हैं लेकिन आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इसके लिए कई साल पहले आया था लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 14 और 15 राइट टू सेक्शन 14 ने बोल दिया था कि राइट टू इक्वालिटी दी जाएगी, जिसमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब एक तरीके से कानून, सबको एक तरीके से कानून देखेगा, इसमें कोई वो नहीं किया जाएगा। सेक्शन 15 ने बोला था बैन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया गया था जहाँ पे सेक्स, एज और रिलीजन के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो। इसके लिए कई सारे केसेस भी हुए हैं, कई सारे और भी ऑर्डर्स आए हैं, कई सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। लेकिन हर एक डिस्क्रिमिनेशन को एज अ इलीगल नहीं काउंट किया गया था, क्योंकि कुछ डिस्क्रिमिनेशन ऐसे थे जो कि समाज में बराबरी लाने के लिए किए गए थे। मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट की, तो SC/ST एक्ट में डिस्क्रिमिनेट अपने आप तो बस भेदभाव बता दिया गया था, लेकिन वो भेदभाव बताया गया था समाज को ऊपर लाने के लिए जो कि पहले से दबे हुए थे। बच्चों को और लेडीज को लॉज ने स्पेशल जगह दी, उनको प्रिविलेज किया थोड़ा सा, क्योंकि वो पहले दबाव में थे, उसको इक्वालिटी लाने के लिए। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को अगर आप कोई लोग कहें कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों के बीच में भेदभाव है, तो वो जो भेदभाव किया गया था, उन्हें अलग दिखाया गया था, वो इसलिए नहीं दिखाया गया था कि उनके अलग नहीं दिखाया गया था, उनको इक्वालिटी देने के लिए, उनको स्पेशल थोड़ी सी प्रिविलेज करने के लिए, ताकि बराबरी आ सके समाज में, इसलिए उनको थोड़ा सा अलग किया गया था। इसलिए हर एक डिस्क्रिमिनेशन इलीगल भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई ऑफिस में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो आप इसके अगेंस्ट क्लेम भी कर सकते हैं और कंप्लेन भी कर सकते हैं, जो कि लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आता है। उसके बाद आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया। ट्रांसपेरेंसी ऐसी कि मान लीजिए पहले सिर्फ MP MLAs को ये राइट्स हुआ करते थे कि वो सवाल पूछ सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से कि काम क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। आम जनता के पास ये पावर हुआ नहीं करती थी, ना वो पूछती थी, ना वो कोई बताता था उन्हें। उसके बाद गवर्नमेंट 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आई, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ही सही रही आम जनता के लिए, और बहुत फायदेमंद भी रही। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आम जनता कोई भी सवाल पूछ सकती है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, कोई भी गवर्नमेंट उससे, कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट से जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है, या सरकार के द्वारा सब्सिडाइज्ड है, या सरकार के द्वारा किसी तरीके से सपोर्ट में वो फंडिंग से चल रही है, उससे वो सवाल पूछ सकती है कि वो उससे कोई भी सवाल पूछ सकती है जो कि सेक्शन में कुछ दिए गए हैं कि इन चीजों को छोड़ के, जो कि देश की प्रभुता, इन सब चीजों को इफेक्ट ना करती हो, जो आम जनता के लिए, उन चीजों के ऊपर वो सवाल पूछ सकती है। तो इस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक्ट दिया, जो कि हमारे डेली मर्रा की लाइफ में कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है। हम किसी सरकारी ऑफिस में किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट वो काम करता नहीं है, उसमें भेदभाव बताने लग जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, तो अभी यहाँ के लोकल नगर परिषद में हम गए कुछ लोगों के लिए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाने। तो यहाँ पे जो नगर परिषद था, उसने अपनी तरफ से एक रूल लगा देता। अच्छा, नगर परिषद का काम है लोकल एरियाज के जितने भी उसके अंदर आते हैं उनकी हाउस टैक्स वसूल करना। तो उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया था कि जितने भी बर्थ और रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन होंगे, उनके साथ जो बाकी फॉर्म दिए जाते हैं, उसके साथ उन्हें होल्डिंग टैक्स भी देना है। होल्डिंग बोले तो हाउस टैक्स की रिसिप्ट भी लगानी है, जो कि अंडर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर नहीं देना होता। उसके बावजूद वो जबरदस्ती ले लेते। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि हमने RTI लगाई, RTI लगा के उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग सोसाइटी डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आया कि नहीं, ऐसा कोई रूल और वो नहीं निकाला गया है। जो होल्डिंग लेना है वो बाकी चीज़ों के लिए लेना है, बाकी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे किया था, लेकिन
बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया गया था, उसके बाद में यहाँ पे लिया जाता। तो इस चीज़ को जब आरटीआई से ही जवाब मिला तो हमने इसके बारे में कंप्लेन करी, और कंप्लेन करी उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को एग्री करा, और उसके बाद वो वहाँ से रूल भी हटाया, और उसके बाद जो जितने ऑर्डर निकाले हुए थे उसको भी खारिज करा, मतलब जो उन्होंने नोटिस और ये सब लगा रखे थे उन सबको भी हटाया। तो इसी तरीके से होता है कि आप सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी अथॉरिटी से, आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपके वार्ड में क्या काम हुआ, एमएलए फंड में अंदर क्या क्या यूज हुए, इस तरीके के आप सवाल पूछ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है। तो ये भी एक आम आदमी के जीवन में बहुत काम में आता है। उसके बाद जब हम बात करें तो बात करते हैं हम फायर्ड अनफेयरली की। अगर आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाता है किसी ऐसे कारण की वजह से जो आपको जवाब नहीं दिया जाता, मान लीजिए आपको निकाल दिया गया, आपको ना जवाब दिया गया, ना बताया गया कि किस लिए निकाला गया, तो इस चीज के लिए भी एक्ट लाया गया था, लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर लेबर लॉ अकेले में कुछ नहीं होता, लेबर लॉ बनता है कई सारे एक्ट्स को मिला के। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो जाता है, कोड ऑफ वेजेस एक्ट हो जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट हो जाता है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट हो जाता है। इन सब चीजों को मिला के लेबर लॉ को हम काउंट करते हैं। अब मान लीजिए बात क्या है, बात यह है कि अगर किसी ने आपको जबरदस्ती निकाल दिया जॉब से बिना कोई रीजन दिए हुए, तो इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट में ये बताया गया है कि कोई भी अगर आपको निकालेगा जॉब से तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेके निकाल सकता है, अगर आपके ऊपर कोई कंप्लेन है डिसिप्लिनरी लेवल पे लेके। लेकिन अगर डिसिप्लिन लेवल से कोई कंप्लेन नहीं है जिसके लिए उसे पूरा वो देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि क्या आपने गलत किया, किस तरीके से आपने गलत किया, उस हिसाब से अगर वो डिसिप्लिनरी कोई आपके कंप्लेन नहीं कर पाता है, क्लेम नहीं कर पाता है कि आपने कोई डिसिप्लिनरी वो लिया है, तो इसे रिट्रीचमेंट के तरीके से देखा जाएगा। रिट्रीचमेंट होता क्या है? रिट्रीचमेंट होता है जबकि कंपनी किसी भी कारण से आपको निकाल रही है तो उसको आपको एक नोटिस सर्व करना होता है, वो ऐसे आपको नहीं निकाल सकती। रिट्रीटमेंट मतलब मान लीजिए कि कंपनी के पास काम खत्म हो जाता है या कुछ भी ऐसा तरीके से हो जाता है कि उनके पास काम नहीं है करवाने के लिए, ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो वो आपको निकालना चाहती है, तो उसके लिए आप रिट्रीचमेंट काउंट होगा। रिट्रीचमेंट के अंदर ये होता है कि उन्हें आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है, ग्रेच्युटी देनी है, और बाकी जो नॉर्म्स हैं वो सारे फॉलो करने हैं। तो कोई भी चीज डिसिप्लिनरी एक्शन के सिवा जो भी फायरिंग हो गई, जो भी अगर किसी को निकाला जाएगा तो उसे रिट्रीचमेंट काउंट करेगा, और रिट्रीचमेंट में उसे कंपनी को सारी कंपनसेशन और सारी चीजें देनी पड़ेंगी, वो सर्विसेज देनी पड़ेंगी, नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, जो कि इस कानून में दिया गया है। अब हम बात करें लॉ ऑफ डिफेमेशन की। लॉ ऑफ डिफेमेशन दो तरीके से दी जाती है, एक लाइबल लाइबल डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी लाइबल डिफेमेशन, एक होता है स्लैंडर डिफेमेशन। डिफेमेशन आईपीसी में भी आता है, आईपीसी में आता है ये 499 सेक्शन, अंडर सेक्शन 499, जिसमें कि डिफेमेशन को डिफाइन कर दिया गया है कि किस किस तरीके से डिफेमेशन जो होगा उसे हम आईपीसी में कंसिडर करेंगे। इसमें जो पेनल्टी दी जाती है वो दी जाती है नॉर्मल इम्प्रिजमेंट होती है 2 साल की, और फाइन, या फिर दोनों चीज। तो हम जब इसको बात करेंगे लॉ ऑफ डिफेमेशन के अंदर वो कैसे आती है, तो वो सिविल सूट में आ जाता है। आप क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियली, जो भी आपका लॉस हुआ होगा उसको आप वो क्लेम क्लेम कर सकते हैं। इसमें लाइबल और स्लैंडर जो होता है उसके बीच में डिफरेंस ये होता है, लाइबल वो होता है जबकि आपने किसी प्रिंट मीडिया में कुछ आपने बोल दिया है, प्रिंट मीडिया में आपने कुछ प्रिंट कर दिया है, सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसा प्रिंट कर दिया है, कुछ ऐसी एविडेंस सामने दे दिए हैं जिसमें कि आपने किसी को डिफेम किया है, वो होता है किसी ने आपको डिफेम किया है, ये होता है लाइबल डिफेमेशन का केस। और जब स्लैंडर का होता है, स्लैंडर डिफेमेशन वो होता है जबकि किसी ने बोला है लेकिन वो कुछ ऐसा प्रिंट में नहीं दिया, उसने वर्बली बोल के आपको डिफेम किया है, इस तरीके के जो केस होते हैं वो आ जाते हैं स्लैंडर डिफेमेशन में। इन दोनों चीजों में आप क्लेम कर सकते हैं। एक तरीके का डिफेमेशन और होता है जिसमें कि ऐसा होता है कि अगर किसी ने जानबूझ के आपको डिफेम करने के लिए आपके लिए पुलिस रिपोर्ट कर दिया, ये कर दिया, उस तरीके का डिफेमेशन एक और होता है, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में आ जाता है, दूसरे सेक्शंस में आ जाता है, तो उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेन लॉ ऑफ डिफेमेशन में आता है वो ये आता है, ये दो डिफेमेशन आ जाते हैं। और जो तीसरा है वो आ जाता है आईपीसी के अंदर, जिसके वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 499, और अंडर सेक्शन 500 में उसकी सजा दी गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे अगली वीडियोज में थोड़ा क्लियर करके, तब हम ज़्यादा अच्छे से सेक्शंस और इनके किस किस तरीके से इनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, किस किस तरीके से हम आगे केस कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम आगे इसे कंप्लेन करेंगे, या तो इसके बारे में हम आगे दूसरी वीडियोज़ में पढ़ेंगे, तो या बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।